Okay, good evening all of you. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। मुझे ये बता दीजिए कि हमने लास्ट टाइम कहाँ तक डिस्कशन किया था एंड डिड वी डिस्कस दैट फील्ड ऑफ व्यू और नॉट? सर वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे पे क्वेश्चन किया था। वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे पे क्वेश्चन किया था, ठीक है। उसमें तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने आपसे बताया होगा कि अगर हम वेक्टर फॉर्म के इसमें लिख रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म के केस में हमें क्या करना है कि मिरर मतलब जो नॉर्मल की डायरेक्शन होती है दैट जस्ट गेट रिवर्स्ड आफ्टर द रिफ्लेक्शन। यही तो एक उसका सिंपल सा एक कंक्लूजन निकला था, राइट? यस सर। है ना। मतलब अगर मिरर एक्स वाई जेड मतलब मिरर एक जेड प्लेन में है तो द ओनली वेक्टर आफ्टर द रिफ्लेक्शन दैट विल चेंज विल बी द परपेंडिकुलर टू द मिरर। और एक्स जेड प्लेन में है तो परपेंडिकुलर टू द मिरर विल बी द वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि वाई जेड प्लेन में है तो जो परपेंडिकुलर टू द मिरर होगा दैट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस एंड दैट विल चेंज आफ्टर द रिफ्लेक्शन या ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। तो ये हमने चर्चा कर ली थी लास्ट वाली क्लास में। तो मुझे एक बात ये रिमाइंड करो कि डिड वी डिस्कस एनीथिंग अबाउट द फील्ड ऑफ व्यू? हमने फील्ड ऑफ व्यू कुछ बताया था क्या आपसे, या आपने कुछ फील्ड ऑफ व्यू सुना है लास्ट टाइम हमसे? नो एक बार देख लो जल्दी से। नहीं देखा है बेटा? नो सर नहीं। नो सर। नो सर। चलिए, तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो पहले फील्ड ऑफ व्यू पे होगा क्योंकि इससे रिलेटेड जेई ने एक बार क्वेश्चन पूछा है। तो पहले थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो उसके बाद फिर फर्दर हम वेलोसिटी पे आएंगे। फिर उसके बाद तब वंस विल बी एबल डिस्कस द वेलोसिटी ऑफ द इमेज फॉर द प्लेन मिरर केस। उसके बाद फिर हम कर्व्ड मिरर का डिस्कशन शुरू करेंगे। बट उससे पहले हमारा फील्ड ऑफ व्यू क्या है उस पर देख लो, उसको समझ लो। देखो सर, एक बात समझो कि लेट अस से इफ दिस इज अ मिरर, मान लेते हैं कि ये अपनी एक मिरर है एंड दिस इज द मिरर ऑब्वियसली। और हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है विच इज नॉट प्लेस्ड। अगर डायरेक्टली देखा जाए तो इट इज नॉट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर डायरेक्टली, राइट? ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। मेरा पॉइंट आपसे ये है कि इस वाले केस में एज यू कैन सी, टेल मी वन थिंग, कि इस केस में आपको क्या लगता है इमेज ऑफ द मिरर विल फॉर्म और नॉट? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? विल देयर बी एनी इमेज ऑफ दिस इमेज ऑफ द मिरर कह रहा हूँ, सॉरी, इमेज ड्यू टू द ऑब्जेक्ट, विल इट फॉर्म और नॉट? ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे। सर इट विल फॉर्म। इट विल फॉर्म, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, 100% इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल फॉर्म इन दिस केस ऑल्सो। बट हर पोजीशन से ये इमेज नजर नहीं आती। वैसे भी एक बात याद रखिए कि जब भी इमेज फॉर्म होती है तो ऑब्जर्वर के हर पोजीशन से इमेज नजर आए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर ऑब्जर्वर जिस पोजीशन पे अपनी आंखों को रख रहा है, अगर उस पोजीशन से इमेज नजर नहीं आ रही है, इसका ये मतलब नहीं होता कि वहां पर इमेज फॉर्म ही नहीं हो रही है। इमेज वहां पर फॉर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मगर एक बात समझिए कि अगर आपने मिरर लिया है, सोच के देखो ये मिरर है, तो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, वेट अ मिनट, अगर ये मिरर है तो किसी भी ऑब्जेक्ट से जो रे निकलती है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में वो रे निकलती है। वो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रे निकलेगी। रे विल बी इमिटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ड्यू टू दिस ऑब्जेक्ट, हर पॉसिबल डायरेक्शन में। देखो मतलब ये है कि इधर भी रे जा रही है, इधर भी रे जा रही है, एंड देयर विल बी एन नंबर ऑफ रेज एंड एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। एन नंबर ऑफ रेज, बहुत सारी रेज, मतलब आप ये कह सकते हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज विल बी इमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने नहीं रखा तो भी तो सर कोई ना कोई रे जाके मिरर से टकरा ही रही होगी। और जब कोई ना कोई रे मिरर से टकराएगी तो इमेज का फॉर्मेशन तो 100% होगा ही। बट वो इमेज हर पोजीशन से नजर आए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो क्या मतलब है सर? जैसे अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है तो इससे बहुत सारी रे निकल रही होगी, तो इसके मैं दो रे ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो मिरर से जाके टकराएगी। मैं एक रे ये कंसीडर कर रहा हूँ और इस पॉइंट पे इफ आई ड्रॉ द नॉर्मल टू दिस पॉइंट, ये मान लीजिए इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन द रे विल गो लाइक दिस, ठीक है। दूसरा दूसरा आई विल बी टेकिंग द रे एट द अदर एंड ऑफ द मिरर। इस एंड ऑफ द मिरर पे आप रे ले लीजिए, तो यहां से टकराने के बाद ये रे ऐसे कुछ जाएगी जितने एंगल से टकराई थी। अब ये पॉइंट अगर आप देखें तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज पीछे फॉर्म हो रही है। अगर आप रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड कर दें तो इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर फॉर्म तो हो ही रही होगी, अनडाउटेडली इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। बट ये जो इमेज है वो सिर्फ तभी नजर आएगी जब आपकी आंखें इस पोर्शन में, इस पोर्शन
अगर आपकी आंखें इस पोर्शन में, तभी ये इमेज नजर आएगी, बिकॉज रिफ्लेक्टेड आफ्टर द रिफ्लेक्शन इसी रीजन में लाई करेगी। अगर इन दो एक्सट्रीम रेस की रिफ्लेक्टेड रे यहाँ और यहाँ लाई कर रही है, तो बाकी इनके बीच में कोई भी रे हो, उन सब का जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो इसी के बीच में लाई करेगा, और ये रीजन है जहां पर अगर अपनी आंखों को आप प्लेस करेंगे तो आपको इमेज नजर आएगी, अदरवाइज आपको ये इमेज नजर नहीं आएगी। इस रीजन को हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। दिस इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू। हाँ, दिस इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू। इसी को अपन क्या नाम देंगे? इसी को हम नाम देंगे फील्ड ऑफ व्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इमेज का फॉर्मेशन, आई रिपीट, इमेज का फॉर्मेशन हमेशा होगा, बट वो इमेज हर पोजीशन से नजर आए वो जरूरी नहीं है। वो इमेज जिस रीजन में आपको दिखाई दे सकती है या दिखाई देती है, दैट रीजन इज बेसिकली कॉल्ड एज फील्ड ऑफ। इसी रीजन का नाम फील्ड ऑफ व्यू होता है। इस केस में जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ये वाला रीजन है जो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि रीजन देखने के लिए आप एक्सट्रीम रेस देख लीजिए, और बाकी सारी जो रेस होगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो इसी रीजन में लाई करेगी। तो इसी रीजन को हम क्या नाम दे देंगे? दिस रीजन विल बी कंसीडर्ड एज फील्ड ऑफ व्यू। कोई दिक्कत? इसी तरह से अगर मान लो कि मैं मिरर ऐसे ले लेता, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द मिरर भी प्लेस कर दूं, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऐसे प्लेस कर दिया, तब भी ये नहीं है बेटा कि इसकी जो इमेज है वो सारे पोजीशन से नजर आएगी। तब भी ये पॉसिबल नहीं है कि इमेज अभी भी सारी पोजीशन से नजर आए। ये इमेज एक पर्टिकुलर रीजन में ही नजर आ सकती है। अगर आपकी आंखें एक पर्टिकुलर रीजन में लाई कर रही है, तभी यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व द इमेज। कैसे सर? देखिए, फिर से एक्सट्रीम पे रेस को टकरा दीजिए। यहाँ पे आपने रे टकरा दिया, तो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पर टकरा दिया, सर एक्सट्रीम क्यों ले रहे हो? क्योंकि अगर मुझे एक्सट्रीम का पता है, तो मुझे ये भी पता है कि बाकी जो सारी रेज होंगी वो उसी के बीच में लाई कर रही होंगी। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा तो वो तो 100% होगा। आप रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड कर दो, दे विल अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इफ दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस विल बी इमेज। बट इस इमेज को अगर आपको ऑब्जर्व करना है, तो आपकी जो आंखें हैं वो इसी रीजन में होनी चाहिए जहां पर रिफ्लेक्टेड रे आपकी आंखों तक पहुंचे। ठीक है, तो ये वाला जो है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब सिंपली वो रीजन है जहां से इमेज नजर आए, और इमेज हमेशा हर पोजीशन से नजर नहीं आती। बट यस, एक चीज आप इमेज के बारे में कह सकते हैं कि इमेज हर पोजीशन, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट आप कहीं पे रख दे तो इमेज फॉर्म होगी। दिस इज वेरी ट्रू, बट दैट इमेज विल नॉट बी ऑब्जर्व फ्रॉम एनी एवरी पोजीशन। जिस पोजीशन में या जिस रीजन में यू कैन ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, क्या ये बात Yes, सबको समझ में आ गई? बेटा जल्दी जल्दी बोलना आज, है ना? और न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं आप लोग घर के अंदर? no, no, sir. अच्छा चलिए, नहीं कर रहे हैं तो जाने देते हैं। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? द रीजन इन विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, दैट रीजन इज बेसिकली कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू। The region in which the image of the object is observed, that region will be simply considered as field of view. ये दोनों डायग्राम को नोट करो, फील्ड ऑफ व्यू मेंशन करो। इस पे मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। Sir, definition please repeat कर दीजिएगा. The region in which the image of an object can be observed is known as field of view. मतलब वो रीजन जिसमें हम इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी को हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। ठीक है? अच्छा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 12th में तो अभी तक नहीं पूछे गए हैं या नहीं पूछे जाते हैं जनरली, बट जेई ने पूछा है। तो ये चूंकि बहुत बड़ा फंडा नहीं है, बहुत कोई खतरनाक फंडा नहीं है, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे करा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको एक आइडिया बन जाए। और इसके बाद ये डायग्राम नोट कर लीजिए, ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको ये बात समझ में आए कि व्हाट इज मेंट बाय फील्ड ऑफ व्यू ज्योमेट्रिकली। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फील्ड ऑफ व्यू ज्योमेट्रिकली, कि वो रीजन जिसमें आपका इमेज, या वो रीजन जिसमें से आप इमेज ऑब्जर्व कर सकते हैं, that will be simply considered as field of view. कर लिया मेरे लाल पीले बच्चों? yes, sir. चलिए, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, दो क्वेश्चंस देखते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, टू डिस्कस द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। सर आप ऐसा इमेजिन करें
ये पाथ है along which the observer is moving, ये path है along y axis along which the observer would be moving, and let me start the observer from any position, doesn't matter. यहाँ से मान लीजिए ऑब्जर्वर स्टार्ट हो गया एंड द ऑब्जर्वर इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। आपसे बोला जा रहा है कि इस पाथ से 2 मीटर के डिस्टेंस पे वी हैव केप्ट एन ऑब्जेक्ट, और इससे हमने 2 मीटर की दूरी पे वी हैव प्लेस्ड अ प्लेन मिरर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ से हमने 2 मीटर के डिस्टेंस पे फर्दर एक प्लेन मिरर रख दिया है, and this plane mirror has been kept at a height of 1 meter, and the length of the plane mirror is 1 meter. Length of the plane mirror is also 1 meter. Length of the plane mirror is also 1 meter. ये इसका प्लेन मिरर का जो लेंथ है वो भी 1 मीटर है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से 2 मीटर पर है, और इस पाथ से भी ये 2 मीटर पे है। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट है हमारा। अब बेटा एक बात बताइए, आप खुद सोचिए, जो अभी आपको वो बताया मैंने फील्ड ऑफ व्यू, उसके अकॉर्डिंग मुझे बताइए कि ये ऑब्जर्वर अगर इस लाइन पे चल रहा है, जो लाइन आपको मैंने दिखाया है कि जिस लाइन पे ऑब्जर्वर चल रहा है, अगर ऑब्जर्वर इस लाइन पे चल रहा है तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या ऑब्जर्वर विल बी एबल टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी पोजीशन, और ही विल ओनली बी एबल टू ऑब्जर्व द इमेज इन सम सर्टेन रीजन? Sir, some certain Certain region. regions. सम सर्टेन रीजन अनडाउटेडली। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन यही पूछा गया था कि यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द पाथ in which observer will be able to observe the image of the object. I repeat, find the length of the path in which observer can observe the image. समझ गए? Length of the path, path की लेंथ बतानी है, मतलब कितने लेंथ पे या कितने पाथ की लेंथ तक के लिए ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व दिस इमेज। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। आई होप आपने क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख लिया होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ on which the mirror of the object can be observed. Sorry, image of the object can be observed. Find the length of the path on which image of the object can be observed. ठीक है बेटे, क्वेश्चन करें। Yes, sir. ठीक है सर, अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है तो चलिए अब इसके लिए जरा सा मैं कलर सेलेक्ट करने की कोशिश करूं। देखो, ऐसे सवाल में सबसे पहला स्टेप कि आप दो एक्सट्रीम एंड्स अज्यूम कर लीजिए, और उन दो एक्सट्रीम एंड्स पे ही आप क्या करें, आप अपने रे को इंसिडेंट करा दें, क्योंकि अगर आपको एक्सट्रीम एंड्स का पता है तो बाकी तो खुद ही आपको पता है। अगर आपको ये पता है कि एक्सट्रीम एंड्स पे रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो आपको पता है वो कहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगी, तो बाकी जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी जो इस मिरर से टकरा रही होंगी वो उसी रीजन में लाई करेगी। तो इसको ये मान लीजिए, ऐसे यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो ये इसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, और इसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होने के बाद लेटेस्ट से कि वो यहाँ पर पहुंच गई। इसी तरह से लेट मी टेक द अनदर रे व्हिच स्ट्राइक्स द अदर एंड ऑफ द मिरर। मान लीजिए यहाँ पर स्ट्राइक करती, एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट दिस पोजीशन। तो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा अनडाउटेडली दैट विल बी सेम। तो यहाँ पर ये रे जाके यहाँ पर ऐसे टकराएगी। एम आई करेक्ट? ये दोनों रेज आपने टकरा दिया। अब देखिए बेटा, इसकी इमेज बनाते हैं। तो इमेज बनाने के लिए वी विल हैव टू एक्सटेंड दीज टू रेज। अगर आप इन दोनों रे को एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा, ये जो लाल वाली रे है वो एक्सटेंड करने पर इट विल बी ऑब्जर्व्ड टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, और ब्लू वाली रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करो तो इट विल ऑल्सो अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। So this point will be the image, and according to the concept of mirror, the distance of the object from the mirror will be same as that of the distance of the image from the mirror. मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इन फ्रंट ऑफ द मिरर और इमेज की जो डिस्टेंस है बिहाइंड द मिरर, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल। तो ये इक्वल है ना? तो ये भी 2 मीटर होगा, एंड दिस इज योर फील्ड ऑफ व्यू। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फील्ड ऑफ व्यू है। मान लीजिए कि ये रीजन एक्स है, लेट मी कंसीडर दिस रीजन एज एक्स। तो ये आपका फील्ड ऑफ व्यू है, इस रीजन की वैल्यू को हमें निकालना है। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस रीजन को हमें Yes, फाइंड sir. आउट करना है। क्लियर हो गई बात? कोई तकलीफ आपको? तो अभी इस रीजन को हमें फाइंड आउट करना है। हाउ वी विल डू दैट? इस रीजन को हमें फाइंड आउट करना है, तो हाउ वी विल डू दैट? तो इसके लिए आप ऐसे समझिए
कि मैं इस पूरी लेंथ को मैं y मान लेता हूँ। मान लिया? मान लो, ठीक है? और इस वाली लेंथ को हम क्या कह सकते हैं? इस वाली को हम d, ये मान लो x है, ठीक है? तो इस वाली लेंथ को हम लिखें तो क्या लिखेंगे? y माइनस ऑफ x लिख सकते हैं। ये हमारी y माइनस x हो जाएगी बेटा, Yes, sir. Yes. है ना बेटे? तो दिस लेंथ विल बी बाय y माइनस ऑफ x विदाउट एनी डाउट। अब हमें ये पता करना है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो आपने कभी जिंदगी में पढ़ा है, जिंदगी में क्या, क्लास 10th में आपने पढ़ा है, दैट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है? और वो कॉन्सेप्ट क्या है? तो द कॉन्सेप्ट इज सिमिलर ट्रायंगल। कॉन्सेप्ट आपने सिमिलर ट्रायंगल का पढ़ा होगा अगर आपको याद है तो। सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके जो साइड्स के रेशियो हैं दे विल बी इक्वल। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उसके साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। किसी भी दो साइड का रेशियो ऑफ वन ट्रायंगल विल बी एक्जैक्टली इक्वल टू द रेशियो ऑफ द टू साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। तो हम सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे और उसके लिए पहले हम इस बात को शो करें कि ये वाले दोनों ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, आर दे सिमिलर और नॉट। तो देखो सर, सबसे पहली बात तो इसमें सिमिलैरिटी है या नहीं। कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। एक ब्लू लाइट वाले जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. देखिए, मैं आपको ट्रायंगल कुछ नाम लिखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट आई है। तो एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी आई, राइट? और दूसरा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, या आप ये भी कह सकते हैं इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे दो, इस पॉइंट को नाम दे दो, इसको बी कह दो और इसको सी कह दो। तो आप दो बातें कर सकते हैं सर। कहाँ गया? इसको सी कह लेते हैं, है ना? तो आप देखिए, आप ये कह सकते हैं ए सी आई इज वन ऑफ द ट्रायंगल दैट यू कैन सी हियर, सही? और दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा सर? इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, लेट अस से ई, ठीक है? एक ट्रायंगल ये भी होगा, देखो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो तो ये पूरी लेंथ 2 मीटर है, इसको हम डी कह देते हैं। देखो डी ई आई दिख रहा है बेटा? Yes, sir. ठीक, वेरी गुड। डी ई आई और ए सी आई, ये दो ट्रायंगल सबको दिख रहे होंगे, एंड आई कैन क्लेम दीज टू ट्रायंगल्स एज द सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट? क्यों सिमिलर है? क्योंकि ए सी आई और डी ई आई, इन दोनों का ये वाला एंगल सेम है, सही? Yes, sir. तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो हम साइड के रेशियो लिख सकते हैं। अब देखो, इन ट्रायंगल मैं लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ए सी आई एंड ट्रायंगल डी ई आई, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ए सी की वैल्यू को हम लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाई 6 लिख दें बेटा। अगर ए सी आई वाला ट्रायंगल देखोगे तो उसका जो बेस है, उस बेस को हम 6 लिख सकते हैं ना, 2 + 2 + 2। तो वो बेस कितना हो जाएगा? वो बेस एग्जैक्टली 6 के बराबर हो जाएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। उसी तरह से इस वाले ट्रायंगल को देखो, जो छोटा वाला ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो 2 है, और इसका बेस अगर हम देखें तो दैट इज ऑल्सो 2। क्लियर है? तो ये 2 3 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी 6। नहीं समझ आया? y की वैल्यू 6 आ गई। हमें y निकालना है या हमें वो निकालना है, x निकालना है? x निकालना है। अब x के लिए क्या कर सकते हैं? ये तो हमने y निकाल लिया पूरा वाला ट्रायंगल मान के, ठीक है? तो x निकालने के लिए हम क्या कर लें? y माइनस एक्स कर लें। दूसरा ट्रायंगल देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ए बी आई एंड ट्रायंगल डी, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, इसको भी एफ कह लो, डी एफ आई, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो, इसमें हम लिख सकते हैं y माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 इज 6। तो y माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? y माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 हो गया। y की वैल्यू 6 है ना? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो x विल बी इक्वल टू y माइनस ऑफ 3 कर सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइनस ऑफ 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है? हमें x ही चाहिए था ना, फील्ड ऑफ व्यू वाज x और नॉट। Yes, sir. तो x की वैल्यू 3 नहीं हो गई? x की वैल्यू 3 हो गई।
या बोल नहीं रहे हो यार तुम लोग? Yes, sir. दो पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हमने लिया है, दो पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में हमने वो सिमिलर की प्रॉपर्टीज लगाई हैं। वो सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज क्या है कि किसी भी दो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो किसी भी दो साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो उससे हमने ये सॉल्व किया बेटा। इसको नोट करिए, एक सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए अभी दे देता हूँ, पहले इसको नोट करिए। इसमें कोई इशू है तो पूछिए। नोट कर लिया आप लोगों ने बेटे? Yes, sir. Done. Yes, sir. चलिए, एक क्वेश्चन में आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए अभी आप लोग ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूँ। देखिए सर, मान लीजिए फिर से, लेट दिस बी द पाथ along which the this will be the path along which the observer is moving। और मान लीजिए इस पाथ पे ही हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। दिस इज द ऑब्जेक्ट व्हिच हैज बीन केप्ट हियर and this is the line of motion of the observer। observer is going along this line, this is the observer moving। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि this is your mirror। और मिरर की जो लेंथ है, ये मिरर को थोड़ा छोटा ही बना रहे हैं। मिरर की जो लेंथ है, लेट दैट लेंथ ऑफ दिस मिरर इज इक्वल टू 1 मीटर एंड इट हैज बीन केप्ट एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज इक्वल टू 3 मीटर। ये जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। तो आपको फिर से बताना है कि कितने लेंथ पे ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व द इमेज। कितने लेंथ में ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व द इमेज। कितने लेंथ में ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व द इमेज। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कितने लेंथ में ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व द इमेज। करिए सर कोशिश। अगेन द क्वेश्चन इज ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। तो मतलब फील्ड ऑफ व्यू बताना है आपको, मतलब वो लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। I've got the answer from Yash and Yash is saying कि the field of view length is 2 meter। What about others? एक बार और बाकी लोग भी देख लें भाई, इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा।
Yash is saying the answer is 2 meter. What about others? जल्दी बेटा, बाकी लोग प्लीज हरी अप। एक बार आप लोग कोशिश कर लीजिए, फिर मैं सॉल्व तो कर ही दूंगा, बट प्लीज ट्राई बाय योरसेल्फ। You just have to take the two pairs of triangles which are similar. चलो, नहीं हुआ? 1 मिनट सर बस। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ। देखो आसिया, मैं बताऊं ये बेटा, रुको अभी। यस सर, हो गया 2 आ रहा है। 2 आ रहा है आपका भी। चलिए देखते हैं। पहला केस, यहां से रे इंसिडेंट करा लें, एक्सट्रीम पोर्शन पे रे को इंसिडेंट करा दें, तो यहां से रिफ्लेक्शन हो गया, मान लो ऐसे। एंड लेटर से कि आई एम टेकिंग द अनदर रे जो इस एक्सट्रीम पे इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन करा दें। द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ से इंसिडेंट रिफ्लेक्ट करा दें। अच्छा, रेड वाली रे अगर आप देखें, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रीच समवेयर हियर ऑन दिस पाथ, एंड ब्लू वाली रे अगर आप देखें तो इट विल रीच समवेयर हियर ऑन दिस पाथ। तो हमें जो क्या करना है, हमें निकालना है सर, यही लेंथ निकालनी है। दिस इज द लेंथ दैट इज रिक्वायर्ड, और ये पूरा आप मान लीजिए कि लेट दिस बी इक्वल टू y, तो दिस विल बी इक्वल टू y माइनस ऑफ x। इसको आप पीछे एक्सटेंड कर लो। तो अगर हम रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे एक्सटेंड करें, तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और इसी तरह से बेटा ब्लू वाली रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट अगेन। So this will be the image of the object, and undoubtedly I can claim that this length will also be 3 meter according to the concept that we know related to the plane mirror. कि plane mirror के केस में जो object distance है और image distance, that has to be same always. The perpendicular distance of the object from the mirror and the image from the mirror has to be same. ये तो हमें मालूम ही है। तो ये भी 3 मीटर हो गया। अब देखो फिर से हम कुछ नाम लिख लेते हैं, O A B कर देते हैं इसको, इसको C कह लें यहाँ पर। लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज D, ठीक है। इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे दें E, और ये वाला जो पॉइंट है वो I है, दैट इज द इमेज पोजीशन। अब इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे सर, फिर से हम 2 ट्रायंगल्स के पेयर ले रहे हैं, तो हम लेंगे भाई ट्रायंगल OBI एंड ट्रायंगल ECI। ये 2 ट्रायंगल हम कंसीडर कर लें, ECI, ये 2 ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इस सिमिलर ट्रायंगल्स में आई कैन अगेन राइट y डिवाइडेड बाय 6 विल बी इक्वल टू कितना, तो EC की लेंथ है बेटा 3 डिवाइडेड बाय EI विल बी इक्वल टू 3 एंड 3 गोस, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। अब एक और पेयर ऑफ ट्रायंगल ले लो सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। तो इस दूसरा वाला जो ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, ट्रायंगल OAI
and triangle EDI. These are the two triangles that I'm considering in this case. तो OAI में आप ये कह सकते हो कि the vertical is y minus of x divided by, again the base is equal to 6 is equal to OED. ED की वैल्यू कितनी हो गई 2 divided by 3 to the 6. तो y minus of x will be equal to कितना, y minus of x is equal to 4. हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, तो x की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, y minus of 4. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 minus of 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मीटर. Is this the answer that you have got, Asiya and Yash? Yes, sir. ठीक है सर, वेरी गुड. तो बाकी जिनसे नहीं हो पाया था प्लीज इसको हरी अप नोट करिए जल्दी से एकदम रफ्तार में. Done, sir. डन. चलो सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ. तो ये तो हो गया सर हमारा फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. अब देखो इसी में दूसरा केस, अगर ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, मतलब ऑब्जेक्ट अगर चलने लग जाए और मिरर भी मूव करने लगे, मतलब मिरर की भी वेलोसिटी हो और ऑब्जेक्ट की भी वेलोसिटी हो, या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ओनली ऑब्जेक्ट मूव्स बट मिरर इज नॉट मूविंग, या ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों मूव कर रहे हैं. तो उस केस में क्या होगा. तो हमें एक बात मालूम है सर कि अगर हम कोई भी मिरर कंसीडर करते हैं, लेट अस से ये मिरर है हमारी, तो इस मिरर के केस में मैं ये कह सकता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर एंड जो इमेज डिस्टेंस है बिहाइंड द मिरर, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल. तो मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारी इमेज है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस, दिस विल बी कंसीडर्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द मिरर. यहाँ से इसकी डिस्टेंस, दिस विल बी कंसीडर्ड एज इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द मिरर. हमें अनडाउटेडली ये पता है, दिस इज माय मिरर, हमें अनडाउटेडली पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द मिरर is always equal and opposite to the image distance with respect to the mirror. Agar if the object starts moving either towards the mirror or away from the mirror, so in that case the image will also have to move ताकि object distance और image distance from the mirror हमेशा equal रह सके. I repeat, अगर object move करना start करते either towards the mirror or away from the mirror, तो in both the cases image will also have to move so that the object distance and image distance remains the same. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा सर, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, ये हम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इधर भी हम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो रेट एट विच द डिस्टेंस इज चेंजिंग कैन बी रिटन एज द स्पीड. तो XOM कैन बी रिटन एज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर लिख सकते हैं. ये रिलेशन याद रख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर. ऐसे भी लिख सकते हैं आप, दोनों का एक ही मतलब है. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर. सर ये कैसे लिख दिया आपने, VOM को ऐसे कैसे लिख दिया. तो याद करो क्लास 11 में आपने काइनेमेटिक्स में एक चीज पढ़ी है, ए और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लो लेट दिस बी ऑब्जेक्ट बी बी. ये ऑब्जेक्ट इज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ VA एंड दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ VB एंड बोथ दीज वेलोसिटीज आर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. मान लीजिए ये जो दोनों वेलोसिटीज हैं इट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. तो अगर ये दोनों वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है, तो इस केस में अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट पे बैठ के दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करूंगा, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते थे अगर आपको याद आए तो. So the relative velocity of one object with respect to the another object आप कैसे लिखते थे, velocity of A with respect to B will be written as velocity of A minus of velocity of B. या अगर आपको velocity of B with respect to A लिखना है इस केस में, तो आप लिखेंगे velocity of B minus of velocity of A. जो बाद में लिखा होता है उसको हम ऑब्जर्वर कहते हैं. जो बाद में लिखा होता है ना हम उसको ऑब्जर्वर कहते हैं. तो जिसके रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी को हम हमेशा सबट्रैक्ट कर देते हैं. आई रिपीट, जिसके रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं उसकी वेलोसिटी को हम हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में से सबट्रैक्ट कर देते हैं. इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से सबट्रैक्ट किया जाएगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी. तो वैसे ही हम यहाँ पर जो वेलोसिटीज लिख रहे हैं, ऑल द वेलोसिटीज इज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर. तो हम क्या करेंगे सर, मिरर हमारा ऑब्जर्वर है, तो वी विल सबट्रैक्ट द मिरर्स वेलोसिटी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी. इसका मतलब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, हम मिरर की वेलोसिटी, अगर हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द मिरर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में से मिरर की वेलोसिटी सबट्रैक्ट करेंगे. और अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज,
तो इमेज की वेलोसिटी में से मिरर की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज दोनों केस में हमारा जो ऑब्जर्वर है दैट इज मिरर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये पॉइंट क्लियर है? ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट सर, अगर मान लो कि दिस मिरर इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, ये तो मिरर की वेलोसिटी है, ये vm इज द वेलोसिटी ऑफ मिरर। मान लीजिए ये केस ऐसा हो कि जिसमें ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द मिरर मूव कर रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर, तो हमेशा याद रखिएगा पैरेलल टू द मिरर देयर विल बी नो चेंज, है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पैरेलल टू द मिरर, मतलब अगर मैं इसकी बात कर लूं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर अलोंग द वाई एक्सिस, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर अलोंग वाई एक्सिस। तो ऑलवेज रिमेंबर वाई डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल टू द मिरर, कोई चेंज नहीं आता। velocity of object with respect to the mirror along y axis will be exactly same as that of the velocity of image with respect to the mirror along y axis। मतलब y axis में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं चेंज आएगा? क्योंकि वाई डायरेक्शन में आपका जो मिरर के पैरेलल अगर आप ऑब्जेक्ट को चलाओगे, तो उससे डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर पे कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए पैरेलल डायरेक्शन की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जितनी होगी उतनी ही इमेज की भी होगी विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। पैरेलल डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही मिरर की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes. इसको नोट करिए सर, इसी पे क्वेश्चन करते हैं 2-3। कर लिया सर? Done, sir. ठीक है। क्वेश्चन, मान लीजिए सर ये हमारा मिरर है, ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। द मिरर गोज इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड। मिरर इस डायरेक्शन में जा रहा है। आपको बताना व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। हरी अप। सेवन मीटर पर सेकंड, आंसर बाय यश। एनीबडी एल्स? यश के अकॉर्डिंग द आंसर फॉर द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर इज 7 मीटर पर सेकंड। नहीं सॉरी, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 7 मीटर पर सेकंड अकॉर्डिंग टू यश। बाकियों का कितना आ रहा है? आसिया के अकॉर्डिंग दिस आंसर इज 1 मीटर पर सेकंड। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू आंसर्स। नो वे हम सॉल्व करेंगे आपके लिए। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगाना है सर? कॉन्सेप्ट यही लगाना है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर परपेंडिकुलर टू मिरर विल बी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर परपेंडिकुलर टू द मिरर, एंड द साइन विल बी ऑब्वियसली नेगेटिव साइन एज यू कैन सी। ठीक है, क्यों नेगेटिव साइन? इस बात को सिर्फ सिंप्लीफाई मतलब इस बात को सजेस्ट करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर और जो इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर, दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन। ओके, चलिए सर, इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। इफ यू लुक एट दिस, आपको एक बात समझ में आएगी कि मिरर की ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है दैट इज टुवर्ड्स राइट, और इस वेलोसिटी को अगर हम पॉजिटिव ले लें तो मिरर की वेलोसिटी को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा सर। डिड यू अंडरस्टैंड?
because object's velocity and image mirror's velocity is not in the same direction, and because you are talking about the velocity, so if you have taken one direction to be positive, so another direction you will have to consider as negative. अगर आपने एक डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है तो दूसरे वाले डायरेक्शन को आपको क्या लेना पड़ेगा, तो अनडाउटेडली द सेकंड डायरेक्शन यू विल हैव टू कंसीडर इट एज नेगेटिव. तो देखिए सर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 माइनस ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, बिकॉज मिरर की जो वेलोसिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा. तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ माइनस, दिस विल बी अगेन माइनस ऑफ माइनस 2. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए. तो 5 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 7 माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल अल्टीमेटली बिकम माइनस. समझ में आया? माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, प्लस इनटू दिस बाहर वाला माइनस विल बिकम माइनस. ठीक है, तो इसका मतलब है कि सर जब आप इस -2 को राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे लाएंगे, तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, डोंट यू थिंक इट विल बिकम इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस 9 मीटर पर सेकंड. दिस विल बी योर आंसर. तो यश आपने भी कुछ गलती की है और आसिया आपने भी गलती की है. देखिए आप इसको. डन है? सर वी आई एम कैलकुलेट करना था ना हमें तो. नहीं, वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज. अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर फाइंड करना Yes, लिख sir. दिया मैंने, सॉरी सॉरी. वेलोसिटी ऑफ इमेज. डन, आगे बढ़े? Done, sir. Then ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट, ऐसा एक दो और क्वेश्चन करो. ये सर फिर से मान लीजिए कि ये हमारी मिरर है, and this mirror is going in this direction with, let us say, with a velocity of again 2 meter per second. This is your object which is going in this direction with a velocity of 10 root 2 meter per second and making an angle of 45 degrees. तो आपको बताना है what will be the magnitude of velocity of the image. Think about it. कितना है बेटा? देखो -6. अच्छा यश, नहीं यश, इसमें आपने गलती कर दी है. चलो देख लेते हैं भाई. पहली बात तो 10 root 2 meter per second is the velocity which is an angle of, which is at an angle of 45 degree, right? Which is at an angle of 45 degree. तो इस velocity के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एंड द अनदर वन विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट. ठीक है, तो इसका 10 root 2 का अगर हम cos 45 करें, 10 root 2 cos 45, तो cos 45 is 1 by root 2 as you know. तो ये वाला हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, और ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है, अब यहाँ पर बेटे दो वेलोसिटी है एक साथ, वन इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एंड द अनदर वन इज पैरेलल टू द मिरर. और मैंने आपसे बोला था पैरेलल टू द मिरर, आपकी जो वेलोसिटी है ऑफ द इमेज पैरेलल टू द मिरर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोला था. तो मिरर Yes, की अपनी कोई वेलोसिटी
इस डायरेक्शन में है ही नहीं, y एक्सिस के अलोंग मिरर की अपनी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी सिंपली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड अलोंग y एक्सिस। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10 minus of 2, this will be equal to minus of velocity of image minus of velocity of mirror which is 2, तो ये हो जाएगा 8 is equal to minus of vi and this minus will become plus, तो plus of 4। ठीक है, तो यहां से इसको ले आइए इधर इस तरफ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इस वाले को इधर ले आइए तो माइनस ऑफ 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब यू आर हैविंग टू वेलोसिटीज फॉर द इमेज, वन इज अलोंग परपेंडिकुलर टू द मिरर and the another one is parallel to the mirror। ये वाली velocity 6 मीटर पर सेकंड है, ये वाली velocity 10 मीटर पर सेकंड है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है सर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है that will be your net velocity or the magnitude of the velocity of image, and this will be written as equal to 6 squared plus of 10 squared, that means it will be equal to under root 136 मीटर पर सेकंड। मेरे हिसाब से तो ये आंसर है। सर vi-4 होगा ना? vi -4 क्यों होगा बेटा? अच्छा -4 आ रहा है, हाँ -4 होगा। नहीं, मुझसे यहाँ पर गलती हुई है, ये 2 होगा ना, ये 2 होगा, राइट? यस सर। Yes, sir. इरेज करूं? Done, sir. वेरी गुड, एक और सवाल सॉल्व कर दो जल्दी से, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्लेन मिरर पे डिस्कशन करते हैं जल्दी। तो फिर से हम मिरर को चला लेते हैं और मिरर को इस बार इधर चला देते हैं 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है विच इज गोइंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड at an angle of 37 degree, making an angle of 37 degree. And I'll tell you, in fact, I'll write the values of sine 37 and cos 37. Sine 37 is 3 by 5. Cos 37 is equal to 4 by 5. Sine 37, cos 37, 3 by 5 and 4 by 5. You have to again find the same. You have to find the value of velocity of image. Velocity of image बताइए। आगे बेटे।
चलिए सर देखिए, इस वेलोसिटी को फिर से हम रिजॉल्व कर लें तो 20 cos 37 मतलब 20 into 4/5, तो दिस विल बी इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, आई विल चेक। और यहाँ पर ये 20 into 3/5, तो 20 into 3/5 विल बी इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपसे बोला कि मिरर डजंट हैव एनी वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, तो जो इमेज की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द मिरर अलोंग वाई एक्सिस, द सेम विल बी द इमेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आल्सो। मतलब वाई एक्सिस के अलोंग, चाहे मिरर के रिस्पेक्ट में हम कहें या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहें, द वेलोसिटी विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ इमेज along y-axis will remain as 12 meter per second without any doubt। अब velocity of image हमें x-axis के along चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? velocity of object along x-axis will be 16 minus of -4, this is along x-axis, this will be equal to minus of velocity of image minus of -4। I hope आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। This is to be taken as negative and this is I am taking it as positive because the two velocities along x-axis are not in the same direction, that is why if one is taken positive the another one should be taken as negative। तो यहाँ पर 16 plus of 4 will become equal to 20 is equal to minus of bi, this will become equal to minus of 4, इधर से इधर ले आओ तो velocity of image will be equal to 24 with a negative sign, so minus of 24 meter per second। So again I am having two velocities, one in this direction, another one is in this direction। This is 12 meter per second, this is equal to 24 meter per second। The resultant of these two will be the magnitude of the velocity of the image, that will be equal to what? This will be equal to 12 squared plus of 24 squared। I hope आपको समझ में आ गया होगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 496, 576। 576 और 12 का स्क्वायर इज 144, तो जो भी आ जाए इससे आंसर। समझ गए? Yes sir। ठीक है, ओके, इसको इरेज कर दूं? कैन वी प्रोसीड नाउ? Yes sir। यस सर हम हमेशा y की क्यों वो ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं? लाइक इसमें हम x ले सकते थे ना? क्या मतलब? फिर से बोलो। सर v ऑफ इमेज जो हम ले रहे हैं वो y की हमेशा सेम क्यों है? इसलिए क्योंकि y डायरेक्शन में मिरर इज नॉट मूविंग। नहीं बेटे, y डायरेक्शन में मिरर मूव ओके कर रहा है सर। क्या? है ना? तो जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब vo, देखो यही फॉर्मूला अगर हम y डायरेक्शन में लगाएं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग y एक्सिस will be equal to velocity of image minus of velocity of mirror along y axis। यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। देखो परपेंडिकुलर टू द मिरर तो ऑब्जेक्ट और इमेज के मोशन की जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है, बट पैरेलल टू द मिरर ऑब्जेक्ट और इमेज के जो मोशन की डायरेक्शन होती है वो सेम होती है, राइट? अब देखो बिकॉज वाई डायरेक्शन में मिरर की वेलोसिटी 0 है तो ये 0 कर दो, तो ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस। होगा या नहीं होगा बेटे? यस सर। ठीक है, इसीलिए मैं सेम ले रहा हूँ। हाँ, अगर हम मिरर को वाई डायरेक्शन में चलाते, कैसे चलाते मैं उस पर करा नहीं रहा हूँ सवाल, बस सुन लो कि अगर मैं आपको ऐसे चला दूं मिरर को, मैं कहूँ मिरर जो है हमारा वो ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, सच दैट कि मिरर की भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, तब फिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो वाई एक्सिस के अलोंग होगी विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर और जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी दैट विल नॉट बी सेम, बिकॉज अब मिरर की वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस विल नॉट बी 0, राइट? तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और मिरर के रिस्पेक्ट में वाई डायरेक्शन में भी रिजल्ट में डिफरेंस आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। नाउ वन मोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द मिरर। मान लीजिए कि ये एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है, ये दो मिरर्स हैं ऐसे रखे हुए हैं। अब ये दो मिरर हैं बेटे, और ये मान लीजिए ये मिरर अपना ये M1 M2 दीज आर द टू मिरर्स व्हिच हैज बीन केप्ट एट एन एंगल ऑफ थीटा, और आपसे बोला जाए कि वी आर प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली, मिरर के बीच में हमने एक सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट रख दिया, दिस इज मिरर 1 एंड मिरर 2। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ इमेजेस दैट विल फॉर्म। ठीक है, इस केस में कितने इमेजेस फॉर्म होंगे, हाउ मेनी इमेज विल फॉर्म। अच्छा, इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, मुझे एक बात बता सकते हो कि अगर मैंने दो मिरर को अगर पैरेलल रख दिया और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू मिरर्स,
in between the two parallel mirrors, तो आप मुझे बता सकते हैं कि उस केस में how many images will form? अगर दो मिरर Infinite. पैरेलल हैं और ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन रखा है, तो how many image you can how many image will form? How many image can you say that will form between the two mirrors? सर वो एंगल बाइसेक्टर पे रखा है या फिर कहीं पे भी? नहीं, एंगल बाइसेक्टर पे नहीं, मैं कह रहा हूँ एंगल बाइसेक्टर की वहां पे बात ही नहीं आएगी। यहाँ पे हमने रखा है, एक मिरर ये है और दूसरा मिरर ये है, ये दोनों पैरेलल है बेटे, पैरेलल है, सच दैट दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है वो तो 0 हो गया ना बेटा, और ऑब्जेक्ट को हमने इन बिटवीन रख दिया है, राइट? दिस इज द Yes, sir. केस। अब बताइए, कितनी इमेज फॉर्म होगी? कोई कैन एनीबॉडी मेक अ गेस? दोनों में एक एक। नहीं, Infinity. इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होती है। कितनी इमेज फॉर्म होती है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होती है बेटे। ये अलग बात है कि यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व द इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस, बट इमेज कितनी फॉर्म होगी? तो इनफाइनाइट होगी। अगर आप जानना चाहते हो क्यों, तो आई जस्ट गिव यू अ हिंट कि देखो, इससे निकलने वाली एक रे डायरेक्टली इस पे टकराई, तो इसकी तो एक डायरेक्ट वाली रे के वजह से यहाँ पर इमेज बनेगी। सुनना, अगर समझ में आ जाए आपको तो, समझ रहे हो? ये जो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है वो जाके इस मिरर से टकराएगी या नहीं? सोच के देखो। यस सर। इसको M1 कह लो, इसको M2 कह लो। बेटा, जो रे M1 से रिफ्लेक्ट हुई है वो जाके M2 से टकराई, तो M2 भी तो इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। नहीं आया? आगे सर। करेगा। और उसके बाद फिर ये इससे जाके फिर से टकराएगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फिर M1 से M2 से टकराएगा, ये फिर ये रे M2 से टकराएगा, और ये कहानी ये चलती रहेगी। इसी तरह से एक वो रे जो इस ऑब्जेक्ट की इससे डायरेक्टली M2 से टकराई, ठीक है? देखो, दोनों से एक एक रे डायरेक्टली तो टकरा ही रही होंगी। अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ से इससे इस पे टकरा गई, फिर यहाँ से इस पे टकरा गई, ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं चलता रहेगा? सोच के देखो। नहीं, ऐसा इधर भी Yes, हो रहा sir. होगा, ऐसा इसमें इधर भी हो रहा होगा। तो एक तो वो है जो रे डायरेक्टली टकरा रही है दोनों से, और उसके बाद दूसरी कौन रेज है जो एक से टकराने के बाद फिर दूसरे से टकरा रही है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूं, एक बात समझो, मैं ये कह सकता हूं इसकी जो इमेज है वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, और इसी तरह से जो इसकी इमेज बनी है M2 की, यहाँ पर इसको मैं I डैश कह लूं, वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी या नहीं करेगी? इस ऑब्जेक्ट को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब एक का इमेज अगर दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करे तो दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आई रिपीट, एक की इमेज अगर दूसरे के लिए एक की इमेज दूसरे के लिए अगर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करे तो दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा बेटा। क्या हो गया? ये प्रोसेस चलता रहेगा, समझ में आई बात? तो ये प्रोसेस चलेगा तो कितनी इमेज बनेगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। ऐसी एक ही रे थोड़ी है, बहुत सारी रे होगी जो डायरेक्टली इस पे टकरा रही होगी। नहीं बेटा, मैंने तो एक एग्जांपल Yes, लिया है। sir. तो इसका मतलब है दो मिरर अगर आपस में पैरेलल हो तो द नंबर ऑफ इमेज दैट नंबर ऑफ इमेजेस दैट फॉर्म्स विल बी इनफाइनाइट। क्लियर? एनी इशू? लेकिन इनफाइनाइट इमेज दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बार जो इमेज बनती जाएगी उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, मतलब ब्राइटनेस उसकी क्या होती जाती है? कम। तो बनती इनफाइनाइट इमेज है, बट इनफाइनाइट इमेज दिखती नहीं है ड्यू टू द डिक्रीज इन ब्राइटनेस। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। चलिए, अब यहाँ पर ये दो मिरर जो रखे हुए हैं, आर दे पैरेलल? नो, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, बिकॉज दीज टू मिरर्स आर नॉट पैरेलल। तो हाउ मेनी इमेज विल फॉर्म? तो इसके लिए एक फॉर्मूला बोला जाता है। पहले फॉर्मूला सुन लो, उसके बाद फिर मैं अपना कॉन्सेप्ट पे लाऊंगा आपको। इसके लिए बोला जाता है कि एन निकाल लो पहले। एन मतलब 360 बाई थीटा कर दो, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द मिरर। जब ये 360 बाई थीटा करेंगे तो आपका जो ये रिजल्ट है ये इवन भी हो सकता है या ये रिजल्ट ऑड भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग?
अगर आपका रिजल्ट इवन आ गया, अगर ये रिजल्ट इवन आ गया, तो इस केस में आप नंबर ऑफ इमेज कैसे लिखेंगे? तो नंबर ऑफ इमेज जो आप लिखेंगे, नंबर ऑफ इमेज दैट विल बी रिटन एज इक्वल टू 360 बाई थीटा, जो भी आया उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और ये रिजल्ट अगर ऑड आ गया, तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा आपका, नंबर ऑफ इमेज दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 360 बाई थीटा। समझे आप मेरी बात? प्रोवाइडेड कि दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। कैसे रखा जाए बेटे? नहीं सुन रहे हैं आप लोग? ये ऑब्जेक्ट कैसे रखा जाए मेरे बच्चों? सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली। प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट कैसे रखा जाए? सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली का क्या मतलब? कि दोनों से ये जो एंगल है ऑब्जेक्ट का वो सेम हो, मतलब थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। राइट है बेटा? जैसे एग्जांपल लेता हूं, अगर मान लीजिए कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब दो मिरर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो n की वैल्यू क्या होगी बेटा? n की वैल्यू हो जाएगी 360 बाई 90, दैट मींस n इज इक्वल टू 4 है। तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? नंबर ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू व्हाट? तो नंबर ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 4 माइनस ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू 3। आपने 4 में से 1 को क्यों सब्ट्रैक्ट किया? बिकॉज दिस रिजल्ट इज इवन, एंड बिकॉज दिस इज इवन, इसलिए आपने 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर दूसरा एग्जांपल, कि अगर मान लीजिए मिरर इज केप्ट दिस वे सच दैट के द एंगल बिटवीन द टू मिरर इज 120 डिग्री, तो n की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो 360 डिवाइडेड बाय 120 करेंगे आप, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेज, तो नंबर ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू, ये ऑड आ रहा है, तो नंबर ऑफ इमेज विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू n, मतलब 3 ही माना जाएगा। बट ये रिजल्ट्स कब हैं? जब जब आपका ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस किया जाए? बोलो बेटे। सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली। बहुत बढ़िया साहब। ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली देन दिस विल बी द केस। यहां तक नोट करिए तो मैं आगे बताता हूं। इज इट डन? यस सर। Done, sir. Yes, sir. वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है? प्लीज एक बार रिस्पॉन्ड कर दो। सबको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? Yes, sir. अब देखिए, इस केस में अगर मैं आपसे कहूं कि ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस सिमेट्रिकली, रादर ऑब्जेक्ट इज प्लेस असाइमेट्रिकली। ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे प्लेस कर दिया गया? असाइमेट्रिक, असाइमेट्रिकली प्लेस है। असाइमेट्रिक का क्या मतलब है? कि द एंगल दैट द ऑब्जेक्ट मेक्स विद टू ऑफ द मिरर इज नॉट सेम। तो उस केस में क्या होगा? आसिया, क्या उस केस में ये फॉर्मूला वर्क करेगा? नो सर, -1 होगा। 360 बाई थीटा -1। हाँ, असाइमेट्रिकली प्लेस कर दिया है तो फिर उस केस में हमेशा क्या करना है? 360 माइनस ऑफ 1 कर देना है। 360 माइनस ऑफ 1। समझ में आई बात? अगर ऑब्जेक्ट असाइमेट्रिकली प्लेस हुआ है तो हमेशा क्या करना है? 360 माइनस ऑफ 1 करना है नंबर ऑफ इमेजेस में। फिर उस केस में ऑड इवन का चक्कर नहीं करना है। नहीं आ रहा? हाँ, आ गया? कर लोगे अब इस पे चीजें? और सर ये asymmetric वाला रिपीट कर दीजिए प्लीज। असाइमेट्रिकली प्लेस किया बेटा कि अगर ये दोनों एंगल सेम नहीं है, ये दोनों एंगल अगर सेम नहीं है, तो जितने इमेजेस बनेंगे उसमें से -1 करना है। ठीक है? ऑड हो चाहे इवन हो। समझ रहे हो? यस सर। चलिए,
अब देखिए इसके रिजल्ट्स को याद रखना मुश्किल काम है ना, सारे रिजल्ट याद रखना बड़े मुश्किल काम है। तो अगर सारे रिजल्ट याद रखना मुश्किल काम है तो इसमें एक तरीका और होता है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अगर ये 2 मिरर है बेटा, इसका एक आसान मतलब एक और चीज बता देता हूँ, आप लोगों को कभी अगर यूज करना हो तो कर लेना। एक चीज और सुन लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मिरर है और मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया है, लेट अस से कि इस मिरर के बीच का कुछ एंगल है, ठीक है? और इस मिरर के बीच का एंगल कितना मान लें? 60 डिग्री मान लें? मान लें? और मान लीजिए कि हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, दोनों से 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, आप लोग सोच-सोच के बताओ, ठीक है? ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, दोनों मिरर के बीच का एंगल 60 है, तो ये M1 है, ये M2 है। अब इस केस में मुझे एक बात बताइए कि इस ऑब्जेक्ट की जो पहली इमेज बनेगी, इससे जो इमेज बनेगी, क्या वो आपको नहीं लगता कि 30 डिग्री के एंगल पे बनेगी? सोच के देखो। और इसी ऑब्जेक्ट की जो M2 इमेज बनाएगा, पहली इमेज, इससे भी वो 30 डिग्री पे बनेगी या नहीं बनेगी? सोच के देखो। देखो, Yes. समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं आप लोग। भाई अगर ये मिरर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी इक्वल टू इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे तो ये एंगल और ये एंगल भी तो सेम ही होगा बेटा। सब Yes. एक ही बच्चा बोल रहा है, चलिए। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ से ये सॉरी, यहाँ से ये टोटल एंगल अगर आप देखोगे, यहाँ से ये टोटल एंगल तो 60 हो गया या नहीं? ये 60 हो गया या नहीं? मतलब पहली जो इमेज बनेगी वो 60 के एंगल पे बनेगी। तो देखो अब मैं जो समझा रहा हूँ वो सुनना। पहली इमेज ये दोनों 30 मान लें आप, कितने पे रखा हुआ है? यहाँ से भी 30 और यहाँ से भी कितना 30 लिख लो। क्लियर है? दोनों का सम कितना हुआ? अरे दोनों का सम कितना हुआ? अरे 30 और 30 का सम कितना हुआ? 60 60 क्रॉस में ऐड करते जाओ। 30 प्लस ऑफ 60 90 हो गया। 30 प्लस ऑफ 60 कितना हो गया? 90। फिर से 90 में 60 ऐड करो, तो ये कितना हो गया? 150 और ये कितना हो गया? 150। अब फिर से 60 ऐड करो। सुन पा रहे हो? Yes. यस सर इसमें फिर से 60 ऐड करो। अगर फिर से 60 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 210। ये भी कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। अब मैं जो तरीका सिखा रहा हूँ ये एक ट्रिक है, बेसिकली उस ट्रिक को समझ लीजिए। जैसे ही आपका एंगल 180 से ज्यादा हो जाए, 180 या 180 से ज्यादा हो, तो आपको उसको कंसीडर नहीं करना है। ये वाला एंगल 180 से ज्यादा हो रहा है या नहीं? नीचे वाला ये 210 हो गया, ये भी 210 हो गया, तो इसको कंसीडर नहीं करना है। समझ रहे हैं? नहीं आ Yes. रहा भाई। Yes, sir. पहले ये यस बात सर समझ में आ गई? ठीक है, पहला पॉइंट, जैसे ही एंगल 180 से ज्यादा हो उसको छोड़ दो। मतलब इमेज को यहीं तक एंगल अभी हमें देखना है। दूसरी बात, लास्ट वाला जो ये एंगल है 150 और 150 कितना हुआ? 300। और 300 में मिरर के बीच का जो एंगल है वो ऐड करो। तो 300 प्लस ऑफ 60 कितना हो गया? बोलो कितना हो गया? 360 हो गया। 360. अगर लास्ट वाले एंगल्स का सम और मिरर का एंगल का सम मिल के 360 बन जाए तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज वन इमेज। अगर ऐसा हो जाए, ट्रिक है, अगर ऐसा हो जाए तो इसको हम क्या कर लेंगे? इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज कंसीडर करेंगे। आई रिपीट, लास्ट वाले जो इमेज आपने कंसीडर करे हैं उनमें दोनों एंगल का सम, उनमें दोनों एंगल का सम और मिरर के बीच का जो एंगल है उसका अगर ये कितना बन जाए, ये अगर बन जाए सर, ये बन जाए 360, इन तीनों का सम करने पर 360 बन जाए, तो इसको दो इमेज की तरह हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको एक ही इमेज की तरह कंसीडर करेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये दो इमेज हो गई, ये दो इमेज हो गई, तो 4 हो गई और लास्ट वाले को एक कंसीडर करेंगे, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस 5। अगर हम उस मेथड से करते, थीटा वाले मेथड से, तो देखो थीटा वाले मेथड से n इज इक्वल टू 360/60 करते तो कितना आता? ये 360/60 6 आता। 6 इवन है तो नंबर ऑफ इमेज बराबर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा यार। Yes. पता Yes, नहीं sir. क्या बोल गया ये। एक और एग्जांपल ले लेता हूं।
पहले आप इसको देख लें सर, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो ये तरीका है सर। ये बेसिकली एक ट्रिक है, उसकी ट्रिक आया कहाँ से उस पे नहीं जाऊँगा अभी, वरना वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो ये एक ट्रिक है जिसको आप याद रख सकते हैं कि आप तो बेसिकली जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो एंगल चेक कर लें, और वो एंगल चेक करने के बाद पहली इमेज दोनों की वहाँ-वहाँ बनेगी वो कर दें, और उसके बाद क्रॉस में उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ऐड करते जाएँ। एक और एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ अगर आप चाहें तो। सर जी, सर ये एसिमेट्रिक में भी काम करेगा? किसी में भी। अभी एसिमेट्रिक ही लेके दिखाऊँगा। सिमेट्रिक हो कि एसिमेट्रिक, कोई कंडीशन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यू विल नॉट हैव टू मेमोराइज़ एनी ऑफ द कंडीशन, वो सब में काम करेगा। नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूँ बेटा? Yes. चलो एक और केस दिखा देता हूँ असिमेट्रिक का। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये मिरर है आपका, ये दूसरा मिरर है, एंड लेट अस से कि द एंगल बिटवीन दीज़ 2 मिरर इज़ 70 डिग्री एंड यू हैव द एंगल बिटवीन दीज़ 2 मिरर इज़ 70 डिग्री, और आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया। ऐसा इमेजिन करो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया सच दैट दिस एंगल इज़ 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज़ 40 डिग्री। तो अनडाउटेडली दिस इज़ द केस ऑफ असिमेट्रिक प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। असिमेट्रिक का केस हो गया ये। अगर ये असिमेट्रिक है तो इस केस में आप क्या कहेंगे? इसकी पहली इमेज इससे तो 30 डिग्री के एंगल पे बनेगी, लिख दीजिए। इसकी पहली इमेज 40 डिग्री के एंगल पे बनेगी, वो लिख दीजिए। और 30 प्लस 40 का सम कितना होता है? 70। तो आप 70 ऐड करते जाइए, तो 70 प्लस 40 विल बिकम इक्वल टू 110, 70 प्लस 40 विल बिकम इक्वल टू 100। सही? ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। फिर से क्या करिए, फिर से आप 70 ऐड करिए, तो ये हो जाएगा ये वाला ये 170 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम इक्वल टू 180। 180 या 180 से ज्यादा को कंसीडर नहीं करना है। आई रिपीट, 180 या 180 के से ज्यादा को कंसीडर नहीं करना है, मतलब किस इमेज को आपको तो वैसे ही कंसीडर नहीं करना है। तो आखिरी में क्या बना? आखिरी में वी हैव ओनली 170 वाला एंगल, और 170, और इसको तो कंसीडर ही नहीं करना है, तो 170 प्लस मिरर के बीच का एंगल अगर हम कंसीडर करें तो 240 होता है। 240 360 तो नहीं है, तो इसलिए ये इसको दो अलग अलग इमेज माना जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज गिनो, 1 2 3 4 एंड दिस वन विल बी इक्वल टू 5। नहीं समझ में आया? नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 5। यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 5। नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 5। अगर इसमें फॉर्मूला लगाते तो क्या करते? फॉर्मूला लगाते, असिमेट्रिक का केस है तो 360 बाई थीटा करें पहले, तो 70 करें, है ना? तो अब अगर हम ये 70 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 पंचे 35। यू विल नॉट बी गेटिंग, इस केस में फॉर्मूला लगा के भी मर जाओगे, यू विल नॉट बी गेटिंग एनी पर्टिकुलर वैल्यू। तो ये 7 35 5.1 आ जाएगा। 5.1 में क्या करें सर हम? प्रॉब्लम में नहीं फंस जाएंगे हम अब? आसिया, यस सर। अब प्रॉब्लम आ गया ना हमें, 5.1 आ गया, फ्रैक्शनल आ गया। फ्रैक्शनल पे वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा जो आपने रटा है। आई होप आपको यस मेरी बात सर। समझ में आ रही है। फ्रैक्शनल पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा जो आपने रटा है, तो इसलिए फिर यही ट्रिक काम करेगी। ये ट्रिक आप याद रख लें, ये काम की ट्रिक है। यस सर। आई होप सबको याद हो रहेगा। इस कंडीशन को भी Yes. नोट कर लो, तो आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटे? Yes.
जैसे एक करके देख लो जल्दी से, ये मिरर है, ये दूसरा नहीं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसका, ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये मान लीजिए कि इस केस में वी आर टेकिंग दिस एंगल एज टू बी इक्वल टू 120 डिग्री। आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस समवेयर हियर मेकिंग एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद दिस वन, तो अनडाउटेडली इस वाले से कितना एंगल बनेगा, तो जाहिर सी बात है ये 50 डिग्री का एंगल बनेगा। दिस इज द केस ऑफ असिमेट्रिक प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें इमेज बतानी है, क्या करें सर? सबसे पहले इस वाले का, इस मिरर से जो इमेज बनेगा कितना एंगल पे बनेगा, आप लोग बोलें जल्दी जल्दी। 70, और इधर से कितना 50, चलो ऐड करो, और दोनों के बीच का एंगल 120, तो ये कितना हो जाएगा 170, और ये वाला कितना हो जाएगा 190। क्या 190 को हम कंसीडर करें या नहीं करें? नो सर। शुड वी कंसीडर No, 190 और sir. नॉट? नो सर, इसको हटा दीजिए। तो एक इमेज ये हो गई, दूसरी इमेज ये हो गई, तीसरी इमेज ये हो गई, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू 3। इसमें कोई चक्कर नहीं है आपको, कोई चक्कर नहीं है कि ऑड है कि इवन है, वो सब देखने की कोई जरूरत आपको नहीं है। ये आपका, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। There will be 3 images formed. Done. Done. Yes sir. Very good. तो आज इतना ही रहने दो। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।